very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, today what we are going to do is we will discuss some of the questions which were previously asked in the examination of NTA UGC NET JRF पेपर 1. ओके, तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नेट और JRF के एग्जामिनेशन में पेपर 1 में पहले पूछे जा चुके हैं. तो ये पेपर 1 में कौन कौन से अपने सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन होता है, आपका कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा इसमें आपके रीजनिंग होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च में, और उसके अलावा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं. तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिक्स करके हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. और एक चीज़ और कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. चलिए तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज. ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल्स होते हैं, राइट, तो एजुकेशन लेवल्स पे जो हायर एजुकेशन लेवल होता है उसमें टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टीचिंग क्यों की जाती है हायर एजुकेशन लेवल पे. ठीक है, तो इससे पहले तो हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एजुकेशन लेवल्स क्या क्या होते हैं. तो यहाँ पे आपके 3 लेवल्स होते हैं. बेसिकली क्या हो गया, आपका हो गया मेमोरी. ठीक है, फिर आपका सेकेंड कौन सा आता है मेमोरी लेवल के बाद, यहाँ पे आपके होते हैं सेकेंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग, और ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव, राइट. तो ये 3 लेवल्स होते हैं आपके टीचिंग के. इसमें आपका सबसे पहले मेमोरी आता है. ठीक है, तो मेमोरी में क्या किया जाता है, मेमोरी में जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, तो छोटे बच्चों को ABCD पढ़ाया जाता है, फिर उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से उनको वर्ड्स बनाना सिखाते हैं. ओके, तो ये जो होता है ना, ये बच्चों को क्या करते हैं, यहाँ पे उनको बेसिक नॉलेज दे रहे होते हैं, उनको बस क्रैम करा रहे होते हैं, याद करा रहे होते हैं चीज़ों को, कि वो ABCD याद कर लेंगे, वो वर्ड्स को याद करेंगे, राइट. तो यहाँ पे मेमोरी लेवल होता है. फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल. यहाँ पे हम लोग बच्चों को देते हैं कि वो जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने चीज़ों को याद किया है, उससे वो सेंटेंस बनाए. ठीक है, कि उन वर्ड्स को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें करके वो उसको समझे और उससे एक सेंटेंस बनाए. ओके, तो यहाँ पे आपकी आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि हमारी आपके स्कूल्स में होती है बेसिकली. ठीक है, फिर आपका आता है रिफ्लेक्टिव यानी हायर एजुकेशन लेवल. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने बच्चे को वर्ड, आपने उसको वर्ड बनाना बता दिया, आपने वर्ड से सेंटेंस बनाना बता दिया. ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, अब उसको खुद डिसीजन लेना है, अपने लिए एक टारगेट सेट करना है, कोई एक टॉपिक ले लेना है, उसके लिए उसको क्या क्या अपने स्टेप्स लेने हैं उस टॉपिक को अचीव करने के लिए, राइट. जैसे हम लोग रिसर्च में करते हैं, हम लोग एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग फिर अपना सारा प्लान आउट करना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे डिसीजंस किसके होते हैं, हमारे खुद के होते हैं, यानी एक स्टूडेंट के खुद के होते हैं. तो टीचिंग का बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है कि रिफ्लेक्टिव पोजीशन तक आने तक एक स्टूडेंट क्या करे, अपने लिए एक खुद की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके खुद से डिसीजंस लेना शुरू कर दे, खुद के लिए अपने एक टारगेट जो है वो सेट कर दे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपके क्या होंगे, आंसर्स क्या होंगे. तो टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, नहीं, यहाँ पे एग्जामिनेशन का तो कोई आप लोग नहीं अप्रोच रख रहे हैं, राइट. तो डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन. ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि स्टूडेंट अपने लिए खुद के लिए डिसीजन ले सके. ठीक है, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे स्टूडेंट खुद अपने लिए नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है. टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन, उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि वो खुद के लिए डिसीजंस ले सके. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक द डिसीजन. ठीक है, यहाँ पे किस पे हो रहा है, हायर एजुकेशन लेवल पे हो रहा है. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो ट्रांसमिशन over the internet that looks like delayed live casting is called. ठीक है, जो आपके रिकॉर्डेड वीडियो है, जैसे कि यही वीडियो है, तो ये आपके रिकॉर्डेड वीडियो होंगे. ठीक है, तो ये जो है ये
जो आपके डिलेड लाइव कास्टिंग की तरह ही लगते हैं, उन वीडियोस को क्या कहा जाता है, ठीक है, उनको उन वीडियोस को क्या कहते हैं, जो जैसे ये आपके डिलेड लाइव कास्टिंग यानी क्या हो गए, जो आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, उनको अगर वो उसी की तरह ही लगते हैं, उन वीडियोस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपके वर्चुअल वीडियो ऑप्शन है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है, वीडियो शिफ्ट है, रियल टाइम वीडियो है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल टाइम वीडियो में भी तो यही काम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका वीडियो लाइव चलता रहता है, राइट। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि रियल टाइम वीडियो और डिलेड लाइव कास्टिंग तो एक ही जैसे लगते हैं, बट उनकी टाइमिंग का फर्क होता है, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट भी तो हो सकता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में आपके लाइव वीडियोस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मीडियम यूज करके जिसके थ्रू हम उसको डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि टीवी पे चलता है, रिपब्लिक डे शो होता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो रियल टाइम वीडियो है, लेकिन जब उसको हम लोग टीवी पे शो करते हैं तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग वीडियो की बात कर रहे हैं, जो कि ये डिले लाइव कास्टिंग की तरह ही लगता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, रियल टाइम वीडियो। तो यहाँ आंसर क्या है, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन, ठीक है, जो पहले जो ऑर्डिनरी टेलीफोन चलते थे एज एन इंटरनेट एप्लीकेशन इज कॉल्ड, उनको इंटरनेट एप्लीकेशन की तरह यूज किया जाता था। अभी क्या होने लगा है, अभी तो हम लोग मोबाइल यूज करने लगे हैं, राउटर यूज करने लगे हैं, राइट। अब हम लोग मॉडर्न यूज करने लगे हैं। तो ये जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या करते थे, पहले तो वही भाई आपका एक फोन चलता था जिसमें गोल जो है हम लोग या तो डायल करते थे, ठीक है, या तो ऐसे रिंग घुमाते थे, वैसे ही फोन चलते थे। तो वो जो टेलीफोन लाइन को यूज करके बनाते थे, नेट यूज करते थे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वॉइस लाइन कहते हैं, राइट। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका, वॉइस लाइन होगा, जो हम लोग नॉर्मली फोन को क्या करते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशन की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा सी, वॉइस लाइन। ठीक है, वॉइस लाइन इज यूज लाइक जो ऑर्डिनरी टेलीफोन यूज करते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन को, दैट इज कॉल्ड वॉइस लाइन। तो आई होप ये आंसर आप लोग को समझ में आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके आंसर्स इंडिविजुअली प्रोवाइड करूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग वेबसाइट्स टू पोर आउट वंस ग्रीवांसेस इज कॉल्ड। ठीक है, हम लोग ने ये जो एचआर में ऑलरेडी ये ग्रीवांसेस जो टर्म है ये काफ़ी यूज़ किया हुआ है। जब कोई एम्प्लॉय होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपके क्या है, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ये किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, ठीक है, उनको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको प्रॉपर रिम्यूनरेशन नहीं मिल रही, या कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ और गलत हो रहा है, ठीक है। अगर उनका ऐसा रियलाइजेशन होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते, और यही चीज़ ग्रीवांसेस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। तो ये जो उनके मन में चलता रहता है ना जो चीज़ें, यही क्या कहलाती हैं, ग्रीवांसेस कहलाती हैं। तो क्या करते हैं कुछ एम्प्लॉयज़, क्या करते हैं, ये डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये लोग यूज़ करते हैं अलग अलग मीडिया का, जैसे कि आप देख सकते हो फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक वगैरह है आपके, और भी चैनल्स, ट्विटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो अपनी नफरत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, या अपने बॉस के प्रति, या अपने किसी कॉलीग के प्रति, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको रैंटिंग बोला जाता है, जहाँ पे अपनी भड़ास को निकालते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉय के लिए या अपने दूसरे कॉलीग के लिए। और इस प्रोसेस को, इस पूरे टर्म को, इसको टर्म को क्या ही बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इस टर्म को बोलते हैं साइबर वेंटिंग। ठीक है, साइबर वेंटिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जितनी गुस्सा होता है अपने बॉस के प्रति, या अपने एम्प्लॉय के प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति, या अपने कॉलीग के प्रति, तो वो सारा जो गुस्सा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ों से गुस्सा है, हम लोग जब उसको सोशल मीडिया साइट पे निकालते हैं, किसी वेबसाइट्स पे निकालते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये साइबर वेंटिंग कहलाता है। ठीक है, साइबर वेंटिंग तो प्रोसेस है आपका, लेकिन इस टर्म को साइबर वेंटिंग बोलते हैं। और आपका वेब हेट है, तो जो वेब पे नफरत फैलाते हैं, रिलीजियस टर्म्स को लेकर के नफरत फैला दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वेब हेट होती है। एक वेब प्ली होता है, वेब प्ली का क्या मतलब हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, हम मान लीजिए कोई जैसे अलग अलग जो केसेस होते हैं, जैसे सपोज करो कि हम लोग एक निर्भया वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो निर्भया वाला केस में भी क्या हुआ था कि उसको मतलब एक
वहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने पिटीशंस डाली थी, लोग एक दूसरे से प्ली कर रहे थे, ठीक है। तो वो आपका वेब प्ली होता है, जहाँ पे हम लोग किसी से मदद मांगते हैं, हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे लोग सामने आए और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, कॉज के लिए लड़े, ठीक है। तो ये आपका वेब प्ली होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, साइबर वेंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है। इफ ए स्टैंड्स फॉर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को क्या कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं, बी को क्या कह रहे हैं, बी फॉर 6, सी फॉर 7, डी फॉर 8 एंड सो ऑन। देन द फॉलोइंग नंबर्स स्टैंड फॉर 17, 19, 29 और 8, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे बताना है कि अगर ए 5 डिनोट कर रहा है, बी 6 डिनोट कर रहा है, सी 7 डिनोट कर रहा है, डी 8 डिनोट कर रहा है, इसी तरह से आपको जेड तक एक नंबर बना लेना है, ठीक है। और आपको क्या बताना है कि ये नंबर क्या डिनोट कर रहे हैं, कौन से वर्ड को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दो कि हम लोग आपको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, ए आता है, सेकेंड नंबर पे बी आता है, इसी तरह से थर्ड नंबर पे सी आता है। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि ए 5 हो गया है, बी 6 हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, +4 हो जा रहा है यहाँ पे, +4 +4 +4, राइट। तो हम लोग के पास ये जो नंबर है, ठीक है, नंबर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग -4 कर दें, तो -4 करने पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाएगी अल्फ़ाबेट की। यानी ये कितना हो गया, ये 13 हो गए, 15 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, राइट। अब देखो 13 नंबर पे क्या आता है, 15 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे क्या आता है, 5 पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। अब हम लोग को 4 पे तो पता है आराम से कि ए बी सी डी, यहाँ पे आपका डी हो गया, इसी तरह से 5 पे ई हो गया। लेकिन जब ये ज़्यादा आ जाता है, या तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम हो कि आप इतना कैलकुलेट कर सको, या तो पूरा इतना याद कर सको, तो कुछ याद हो जाते, कुछ नहीं याद होते, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा जो है ना एक ट्रिक बताती हूँ, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे एक ट्रिक है आपका, आपको एक वर्ड याद करना है, इजोटी, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे हम नंबरिंग कर दोगे 5, 10, 15, 20 और 25। आपको अब ध्यान से देखो, 5 नंबर पे ई आता है, 10 नंबर पे जे आता है, 15 नंबर पे ओ आता है, 20 नंबर पे टी आता है, 25 पे वाई आता है। तो अगर आपको कोई निकालना हो, जैसे 16 निकालना हो, तो आपको समझ में आएगा ना, 15 में +1 करेंगे तो 16 आएगा, राइट। तो 16 नंबर पे क्या होगा, MNOP, राइट। तो यहाँ पे आप पी कर सकते हो। अब 15 नंबर पे निकालना, तो 15 पे आपको सीधे ही पता चल रहा है कि ओ है, राइट। 13 नंबर पे निकालना है, तो आप देखो 15 - 2, यानी ओ से 2 टर्म पहले ले लो, तो MNO होता है, तो M आएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा, मॉप्ड, राइट। देखो ऑप्शन में मॉप्ड है, हाँ। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आ रहा है, मॉप्ड। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको इसको याद कर लोगे, तो आपको सबके टर्म्स जो है ना वो याद हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ए किस पोजीशन पे, बी किस पे है, सी किस पे, तो आपको पूरा जेड तक आप आराम से उसको निकाल सकोगे, ओके। और बाकी इसमें तो आपको कुछ बहुत सिंपल सा है, जो अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है उसे में +4 कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप निकालने के लिए कि 17 किस वर्ड को डिनोट कर रहा है, तो आपको -4 करना पड़ेगा, ओरिजिनल पोजीशन आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, आंसर हुआ आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड पैन इज रिटन एज 31 एंड पार एज 35, ठीक है। पैन को क्या बोला गया है, और आपका पार है, और आपको ढूंढना किसका है, पैट का, ठीक है। यहाँ पे 31 है, 35 है, आपको इसका बताना है पैट का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऐसे कुछ आता है ना, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन सब के पोजीशंस को लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने जो इजोटी वाला फॉर्मूला लगाया था, इजोटी वाला 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो अब पी का देखते क्या है, पी का O15 है, तो MNOP होता है, जस्ट बाद वाला, यानी 16 होगा। ए का तो 1 होगा ही, एन का क्या होगा, इसी तरह से एन का निकाल लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये देखो प्लस करने पे 31 आ रहा है, ओके। इसी तरह से पी का 16 हमें पता है, ए का 1 पता है, आर का क्या होगा, आर का
मीन OPQR यानी 18, राइट। 7 से 14 15 35 बड़े इजीली निकल आया, राइट। अब इसी तरह से हम लोग पैट का निकाल लेते हैं। 16 1 और टी का क्या होगा, टी का 20 हमें पता ही है, तो यानी कि हो गया 37। तो देखो कितने आराम से ये आंसर आपका निकल आया। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रही थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपको इसको खुद से जल्दी से सॉल्व करोगे तो ये आराम से तुरंत आपका हो जाएगा। विद इन 10 to 20 सेकेंड में आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आंसर क्या होगा, 37 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बन रहा है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ठीक है। एक ट्राइंगल है, इनका रेशियो क्या है, 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया तो है नहीं कौन सा ट्राइंगल है, तो हम लोग ऐसे अपना नॉर्मली एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इफ इट्स पैरामीटर इज 52 cm, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज, ठीक है। आपको बताना है कि अगर इसका पैरामीटर 52 है, पैरामीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सारे सम को, सारे साइड्स को ऐड कर दिया जाए तो, यानी कि अभी इसको ये रेशियो में है तो हम लोग इसको x मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x, ओके। तो ये क्या होगा, ये 52 आंसर आ रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 4, ठीक है, 12, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 6 प्लस 3 4 जा 4 प्लस 3, ओके। तो ये हो गया आपका 52। अब आप देखो ये क्या है, x इज इक्वल टू 52 इंटू 12 अपॉन 64 प्लस 10 प्लस 13, 13 4 जा 52, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 48, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ये 24 हो गई, ये आपकी हो गई 12 और ये आपकी हो गई 16। तो स्मॉलेस्ट साइड आपको निकालना है, तो आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो ये ऑप्शन में कहाँ है 12, आंसर नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ओके। ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन ज़्यादा आपको परेशान करते हैं वो रिसर्च के होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है। बाकी रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो इसको जब जितना फास्ट करोगे ना उतने अच्छी मार्किंग्स आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। आपको बताना है कि लैंड स्टैंड्स फॉर, ठीक है। लैंड का मतलब क्या होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सब पता है। आपको सपोज करो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने देखा होगा कि यहाँ पे 4 कंप्यूटर होते हैं, सपोज करो 4 कंप्यूटर हैं और ये एक ही प्रिंटर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक ही प्रिंटर से जुड़े होते हैं। आप किसी से भी जाके अपना कमांड दोगे और यहाँ से वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसी तरह से मान लो आप यहाँ पे अपने, आज आप घर नहीं जा सकी, ठीक है, आज आप घर नहीं जा सके, आप अपने यहाँ पे सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हो। एक आपका कॉलीग है जो अपने सिस्टम पे बैठ के काम कर रहा है, जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम से हो रहा था, तो यहाँ पे ये कंपाइलेशन कैसे हो रहा था वर्क का, तो कंपाइलेशन के लिए ही यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिंक को यूज किया जाता है। और ये जो लिंक हम लोग यूज करते हैं ना, यही आपका क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इन शॉर्ट लैन, ठीक है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके थ्रू क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है जिससे सारे कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, आंसर नंबर बी, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैज बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो आप जानते हो वॉल्केनो होता है, तो वॉल्केनो अगर जब फटता है तो उसमें क्या होगा, जब वॉल्केनो फटेगा तो सबसे पहले उसमें डस्ट आते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें क्या आता है, उसमें एरोसेल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एरोसेल पार्टिकल्स होते हैं, ये सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपके यहाँ पे एयर है, इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। अब ये एयर के साथ मिक्स होंगे तो क्या करेंगे, ये वहाँ पे मतलब क्या करेंगे, सनलाइट को स्ट्रेटोस्फेयर पे जितने आपके मतलब कि जो होते हैं ना, वहाँ पे जाके ये जम जाते हैं। इसकी वजह से सनलाइट जो है आपकी नहीं आ पाती धरती पे सही से, ठीक है। तो अगर धरती पे सनलाइट नहीं आ पा रही तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो टेम्परेचर है धरती का, ठीक है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये उसको इफेक्ट करेगी,
करेगी, उसको कम कर देगी। तो जब कम करेगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा, वेदर में चेंज आ जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है वो वेदर और क्लाइमेट पे ही पड़ता है। तो और उसकी वजह से तो फिर बाद में तो सारी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होनी ही होनी है। तो इसका क्या होगा आंसर, चेंज इन वेदर, जो सबसे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है। इसके बाद तो वहाँ पे स्लिपरी होने का एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको सफोकेशंस होते हैं, लोग मरते ही हैं, जानवर मरते हैं, वेजिटेशंस खत्म हो जाती है। ये सब तो इसका साइड इफेक्ट है ही है। और वेदर में और क्लाइमेट में मतलब पूरे नेचुरल सिस्टम को वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। यानी कि वो क्या करता है, अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मिलती है वो किसके साथ मिलेगी आपको, वेदर के साथ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी आपका क्वेश्चन है। द मैक्सिमम एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्सेज इन इंडिया इज कॉज्ड बाय। ठीक है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है बेसिकली वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पॉल्यूशन का सारा कारण है ना, ये आपका क्या है, कोल बर्निंग से, राइट। तो जो कोल जलता है तो ये उसके कारण ही ये जितने एमिशंस आते हैं, जितने पॉल्यूटेंट्स आते हैं वो आपके इसमें रेज होते हैं। और उसके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, फ्यूल सोर्सेज क्या है, यहाँ पे आपके कोल है, कोल एक प्राइमरी सोर्स है। तो कोल के थ्रू, कोल जलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, कोल। ठीक है, कोल के थ्रू यहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिशन होता है पॉल्यूटेंट्स का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैंने कराई ये आपको समझ में आए। क्वेश्चंस वैसे बहुत इजी थे, लेकिन अगर ना आए तो बिल्कुल इजी नहीं लगेंगे। तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें है ना, अब ये लगेगा कितना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, लेकिन यही इजी क्वेश्चन क्या करते हैं, फंसा देते हैं एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो बेसिक चीज़ें है ना, बेसिक नॉलेज है, इसको आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना है और एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।